खासकर जब एसटीटी से संबंधित रिकमेंडेशंस प्री बजट कंसल्टेशन की प्रक्रिया जब चल रही थी, तो इंडस्ट्री ने सरकार को जो सौंपी थी उसमें उन्होंने मांग की थी कि जो कैश ट्रेड से ऊपर जो एसटीटी है उसको कम किया जाए एज कम्पेयर टू एफ एन ओ से। तो कैश पे तो कम नहीं किया गया, एफ पे बढ़ा दिया गया। तो आपको लगता है कि ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट के लिए ये फैसला ठीक नहीं था, क्योंकि इस वक्त जो जिस तरीके की जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसके बीच में? ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए गए थे कि इसमें किसको हमको बढ़ाना चाहिए, किसको सेम रखते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो आपका कैश सेगमेंट था उसमें नहीं बढ़ाया गया, उसको बिल्कुल यथावत रखा गया है। उसमें बेसिकली भाव यही था कि कैश सेगमेंट को हमको डिस्करेज नहीं करना है। बट सो फार एज एफएनओ को है, एफएनओ सेगमेंट में हमको एक शायद ऐसा मैसेज देना है जहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको एक थोड़ा सा डिस्करेजमेंट भी हो, उसका प्रोटेक्शन हो। बेसिकली जो इस वक्त की सिचुएशन है जहाँ पे ग्लोबल मार्केट में हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो ऑफ कोर्स जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, कस्टम है, वो इंडिया की जो कम्पिटिटिवनेस है ग्लोबल मार्केट में उसको बनाए रखने के लिए, जी। जिसमें आपको ट्रांसपेरेंसी कम करना और जो क्लियरेंस के लिए टाइमिंग है उसको कम करना, ये सबसे मेजर जी। रिफॉर्म होगी। जी। उस दिशा में उस लेवल पे कोई कदम? हाँ, तो उसी दिशा की कदम मैं नहीं, आपको जिसमें टाइम को कट करना है, जो जो क्लियरेंस टाइमिंग है जो कि इस वक्त है हमारे पोर्ट्स पे, उसमें कमी लाने के लिए। तो जैसे मैंने बताया आपको, एक्सपोर्ट के लिए जब आपके फैक्ट्री से कोई भी माल निकल के अगर ई सील होके जा रहा है और सील में कोई टेम्परिंग नहीं है, तो उसके बाद कस्टम पोर्ट पे आने पे कस्टम की कोई भी कार्रवाई गुड्स को लेके नहीं होगी। उसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है आपको। निर्यातकों को जो सबसे ज़्यादा असुविधा होती थी वो होती थी कि माल खुल रहा है। तो इस चीज़ का हमने प्रयास किया है कि हम ऑटोमेटिकली उसको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे दें। और उसमें एक पिछले दिनों इश्यूज हुए थे, खासकर करप्शन को लेके, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की जा रही है क्लियरेंस से संबंधित, इस तरह के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। जी, देखिए, जहाँ तक उन इश्यूज़ का सवाल है, उसके लिए हमारी एक विजिलेंस की मैकेनिज़्म है। जो जिस घटना का आप संदर्भ दे रहे हैं, उस पे उचित कार्यवाही उचित माध्यम से हो रही है और सरकार उसमें माइंडफुल है कि उसमें और क्या-क्या सुधार किए जाएँ, तो उस प्रक्रिया में भी कार्य हो रहा है। बाईबैक से रिलेटेड भी कुछ फैसले लिए गए जिसमें कहा जा रहा है कि रिलीफ है, इसके पीछे का रैशनल क्या है? जुलाई 2024 में अगर आप याद करें कि बाईबैक के कंटेक्स्ट में चेंजेस किए गए थे, जिसमें बाईबैक की जो इनकम थी उसको डिविडेंड का रूप दिया था और उसको ये डिविडेंड के रूप में उसको टैक्स कर रहे थे। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस शेयर्स की थी जिसको बाईबैक किया गया, उसको कैपिटल लॉस करके उस पर था प्रावधान कि उसको सेट ऑफ करेंगे। इंडस्ट्री की तरफ से, टैक्स पेयर्स की तरफ से ये था कि भाई conceptually that may not be correct because ultimately आपका asset you are giving it back to the company and therefore it becomes difficult कि उस capital loss का एक normal common taxpayer क्या करे, because it is implicit assumption was कि आगे भी capital gains होगा जिसमें कि set off किया जाएगा। तो उस concept को clean किया है और जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो तो कैपिटल ट्रांसफर ही है, तो देयरफॉर कैपिटल गेन्स उसमें लॉजिकली आना चाहिए, जिसको कि अब यहाँ पर लोग लाए हैं। और कॉमन टैक्स पे पे नॉर्मल टैक्स पे के लिए तो इट इज़ फ़ायदा है, क्योंकि पहले डिविडेंड टैक्स जो लगता था, डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगता था, वो 30% या एप्लीकेबल रेट पे लगता था, जबकि यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो 12.5% पे लगेगा। तो इमीडिएटली एक नॉन प्रमोटर जो टैक्स पेयर है उसको तो इमीडिएट फ़ायदा। जो प्रमोटर टैक्स पेयर है वो पहले भी 30% पे, बिकॉज नॉर्मली जो प्रमोटर टैक्स पेयर अगर इंडिविजुअल्स हैं तो वो तो हायर स्लैब पे ही हैं, तो वो लोग उस रेट पे टैक्स दे ही रहे थे, उनके लिए उस सेंस में कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा ये है कि उनको जो पहले कैपिटल लॉस के लिए उनको आगे लेके जाना पड़ता था, वो यहाँ पर उनको सेट ऑफ भी मिल जा रहा है। तो पहले जो डिविडेंड थी, जो ग्रॉस कंसिडरेशन था, वो पूरा पूरा डिविडेंड के रूप में टैक्स हो जाता था। अब जो टैक्स होगा वो उसके जो कैश, जो शेयर्स की जो परचेज कंसिडरेशन है उसको माइनस करके होगा। सो दैट वे दोनों का, चाहे प्रमोटर हो चाहे नॉन प्रमोटर, दोनों का इसमें फायदा है। Okay, sir, last question before I let you go on GST collection numbers. So what new measures are you going to you are going to adopt for the FY27 in next financial year to achieve this target?
आई एम टॉकिंग अबाउट द बजटरी। यस आई नो। देखिए, जहाँ तक जीएसटी का प्रश्न है, ऑफ कोर्स क्योंकि रेट रैशनलाइजेशन जब सितंबर में लाए थे तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा था। और अगर आप इस बार का आज के जो कलेक्शन फिगर देखिए तो करीब 1,99,000 करोड़ क्रॉस है, जो कि रफली उतना ही, उससे थोड़ा ज़्यादा है जितना पिछले वर्ष जनवरी 2025 में था, नॉट विथस्टैंडिंग द रेट रैशनलाइजेशन। तो हमारी उम्मीद है कि टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू बढ़ी है बाज़ार में, और ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री लिंक्ड विद इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन द टैक्सेबल सप्लाई शुड टेक केयर ऑफ इट। ऑफ कोर्स ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, उसमें समय लगेगा क्योंकि इम्पैक्ट था और काफ़ी सब्सटेंशियल इम्पैक्ट था, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें सुधार होगा और कलेक्शंस धीरे धीरे उसी लेवल पे आएंगे जहाँ पे पहले थे।